भाई लोग कैसे रहो आप पर वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ C++। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऊप्स कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर सीखेंगे और उसके बाद हम लोग वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप भी सीखेंगे। सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। अगर तुम लोग को ये वीडियो डायरेक्टली दिख रहे हो बिना देखे हुए फर्स्ट वीडियो, प्लीज जाके फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखने के लिए आ जाओ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, बेसिक्स होता है, everything is done. So make sure check it out first video, then come back to this. So the motive of this series is not to make sure that you guys understand C++, but yeah, that partially understand about what exactly things work in C++. You don't find any big code, but just basic simple code तुम लोग को समझ में आना चाहिए बस। मैंने कितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रख दिया। Alright, let's begin. अभी हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लूप्स क्या होता है? लूप का मतलब पता है, इन्फिनाइट सर्कल। इट इज अ लूप, राइट? समझ रहे हो? C++ में 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट लूप्स होते हैं। एक इज फॉर लूप, अनदर वन इज वाइल लूप एंड थर्ड वन इज डू वाइल लूप। तीनों के तीनों लूप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। Let's just dive into screen. I don't want you waste your time guys by making theories and all. मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है बिकॉज थियरीज के पढ़ने के बाद तो आप लोग कोड कर सकते हो, बट इट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट आई बिलीव इज बेस्ट थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द कोड। इट्स अ बेस्ट थिंग। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे जंप करेंगे। पहला वाला आता है हमारा फॉर लूप। एज यू कैन सी दिस इज द कोड फॉर फॉर लूप। एज यू कैन सी दिस इज द कोड फॉर फॉर लूप। लेट्स जस्ट decode this code exactly what's going on here step by step हम लोग समझेंगे। फर्स्ट वाला हैश इंक्लूड हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, एज रूटीन, इंट इज अ रिटर्न टाइप, मेन इज अ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमारा कोड है। अभी यहाँ पर नया चीज़ पढ़ने वाला है, वो है फॉर। फॉर एक टाइप ऑफ अ लूप है जिसमें हम लोग एक प्रोसेस को रन करेंगे। सर्टेन कंडीशन आने तब तक वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ कैसे चल रहा है। देखो, अभी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इंट आई इज इक्वल्स टू 1। सो आई इज अ वेरिएबल है, यहाँ पर आई एक वेरिएबल है। सो इंट मतलब यहाँ पर आई को हम लोग इंट में रख रहे हैं क्योंकि मेक श्योर दैट हम आई के अंदर नंबर्स रख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि आई के सामने इंट रख चुके हैं क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कंप्यूटर को सी आई के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही रखेंगे, इसलिए हम लोग उसके सामने इंट रख चुके हैं। सो आई इज इक्वल्स टू 1 वेरिएबल में आई है, ठीक है, एता फंक्शन में। आई एक वेरिएबल है, उसके अंदर 1 फीड हो चुका है। फर्स्ट हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे विच इज आई इक्वल्स टू 1, ये वाला हो गया। उसके बाद में हमारे पास आता है आई इज लेसर देन इक्वल्स टू 5। हम लोग इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फॉर, बता रहे हैं कि इस सेंटेंस को फॉर लूप यूज करो, ठीक है, सिंपल। इसके बाद में ये इनिशियल वेरिएबल होता है कि हम लोग इसको दे रहे हैं कि आई इज इक्वल्स टू 1, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि देखो भाई आई इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड थिंग इज कंडीशन। हम लोग कंडीशन रख रहे हैं कि सर्टेन कंडीशंस, देखो आई इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, दिस इज एन कंडीशन। एंड देन द थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, विच इज मीन्स दैट अगर फॉर एग्जाम्पल आई के प्लेस में 1 है, यहाँ हमारे कंडीशन में आई के प्लस 1 है, तो 1 प्लस प्लस क्या हुआ 2, सिंपल। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये फंक्शन फर्स्ट वाला क्या हुआ, इनिशियली वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद में हम लोग एक कंडीशन रख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन में तुम लोग को देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन है, इसके बाद में सी आउट, आई को आउटपुट लेयर 1, इसका मतलब ये होता है कि आई को प्रिंट कर दो हमारे टर्मिनल में। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद में रिटर्न 0 क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डालना है। सो इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। अभी हम लोग इतना समझेंगे ना, तो अभी मैं डिकोड करता हूँ कि कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे, आउटपुट देखेंगे कि क्या आएगा। देखो, एज यू कैन सी द आउटपुट इज 1 2 3 4 5। अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि हमने सी आउट में 1 2 3 4 5 तो लिखा ही नहीं, तो आउटपुट में कैसे आ गया? दिस इज वॉट अ फॉर लूप इज। देखो, अभी मैं इस कंडीशन को नीट से एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग क्या लिख दिया कि आई इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद में हम लोग आई इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, सेकेंड कंडीशन, और उसके बाद में आई प्लस प्लस विच इज़ एन इंक्रीमेंट कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो आई इक्वल्स टू 1 यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ मैं। सो अभी ये आई इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आएगा। सो 1
अभी आई तो 1 हो गया, सो 1 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5। ये कंडीशन को चेक करेगा कि देखो भाई आई 5 से कम है, ठीक है, आई 5 से कम है, ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है। आई इसका मतलब होता है 1 5 से कम है, तो ये तो सच निकला। तो उसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसको प्लस प्लस इंक्रीमेंट से मिला देगा। अब आई क्या हुआ, 1 हुआ, सो क्या होगा 1 प्लस प्लस 1 प्लस प्लस क्या हो गया, हम लोग पुराने वीडियो में देख चुके थे कि आई इंक्रीमेंट 1 प्लस प्लस इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। हम लोग एक वैल्यू से ऐड करते हैं, उसका आंसर आ जाता है 2, सिंपल। सो अभी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो पहला चीज़ क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट राउंड में आई इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, आई इज लेसर देन और 5 इज इक्वल्स टू कर दिया, फिर सी आउट कर दिया, तो फर्स्ट नंबर आई आ गया विच इज़ 1 आ गया, ठीक है। इतना खत्म हो गया ना, तो फर्स्ट स्टेप ऐसे काम करता है, फिर से समझाते, तो आई इक्वल्स टू 1 हो गया और आई इज लेसर देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन हो गया, आई प्लस प्लस है कोई इंक्रीमेंट पार्ट हो गया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे, सो यहाँ पर 1 होगा, इज लेसर देन इक्वल्स टू 5 देन इट्स ट्रू, फिर आई प्लस प्लस हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही एक लूप फॉलो कर रहा है, देखो ये एक लूप ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल 1 का खत्म हो गया ना, अब 1 के प्लस में क्या आ गया, अभी 2 आ गया, क्योंकि 2 को इंक्रीमेंट किया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेम प्रोसेस में अगर देखो 1 प्लस प्लस हो गया ना, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 आ गया ना, ये लूप का मतलब क्या होता है कि इस स्टेप को फिर से करो। अगर इस स्टेप को फिर से करेंगे तो एक लूप सिस्टम बन गया, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू 2 हो गया, आई इक्वल्स टू 2, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, आई इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 विच मीन्स दैट 2 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 विच इज एन ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो समझ गया, देखो 2 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 ये तो ट्रू है। उसके बाद में आई प्लस प्लस, इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा, तो हम लोग को मिलेगा 3, सिंपल। जब 3 मिल गया, फिर से रूटीन स्टेप दैट इट रिपीट्स अगेन, फिर से एक लूप बन गया। अभी देखो आई इक्वल्स टू 3 हो गया, आई इक्वल्स टू 3, तो 3 लेसर देन और इक्वल्स टू 5 तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो 3 प्लस प्लस क्या होगा, 4 होगा, राइट। फिर रिपीट करो, फिर आई इज इक्वल्स टू 4, 4 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो फिर से क्या होगा, 4 प्लस प्लस होगा विच इज इक्वल्स टू 5, अगेन लूप रिपीट होगा, ठीक है। इस बार आई इक्वल्स टू 5, इसके बाद में क्या हो गया, 5 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, देखो लेसर देन और इक्वल्स टू 5, लेसर देन तो नहीं है, 5 इक्वल्स टू 5 है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो क्या होगा, ये 5 प्लस प्लस होगा इज इक्वल्स टू 6 आएगा। अभी देखो इस स्टेप को, अभी 6 फिर से लूप में जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, उसके बाद में 6 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 बनेगा विच इज एन रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। 6 5 से कम नहीं है और 5 से इक्वल भी नहीं है, बिकॉज इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। 6 बड़ा है 5 से, कम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करेगा, हमारा कोड चेक करेगा कि देखो 6 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो इसको 6 प्लस प्लस से इंक्रीमेंट नहीं करेगा, इसको 7 आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पर हमारा लूप होता है ना, वो बंद हो जाता है। लास्ट स्टेटमेंट कहाँ तक आता है, 5 तक आता है, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 5 चलेगा, पर आंसर हम लोग 6 मिलेगा ना, जो उसको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, तो 6 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ही लूप एंड हो जाएगा, लिटरली एंड हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमारे आउटपुट में सिर्फ 5 तक मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, इतना सा समझो, दिस इज एन लूप स्ट्रक्चर दैट हम लोग एक इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर, ए लूप ऐसे ऐसे फॉलो करके हमारा ऐसे आउटपुट दे देगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। इतना समझो बस, फॉर लूप इतना ही है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास एक और लूप आता है, वो है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, देखो फॉर लूप में क्या होता था ना कि हम लोग सारे चीज़ें एक ही इसमें लिखते थे। देखो फॉर के सामने ऐसे पूरे कंडीशन लगा दिया, इनिशियल पॉइंट लगा दिया, वेरिएबल लगा दिया, इंक्रीमेंट लगा दिया। पर वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो इंट मेन हो गया, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं फर्स्ट। पहले हम लोग देखो रूटीन कोड है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूज नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न टाइप विच इज अ फंक्शन, हो गया नया ब्रैकेट कोड दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू 1,
पिछले वाले कोड में इस वाले पार्ट में था i इज इक्वल्स टू 1, हम लोग इसको डिवाइड करके अब सेपरेटली लिख रहे हैं कि इंट i इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में तुमको आता है वाइल i इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, ये एक कंडीशन स्टेटमेंट है। उसके बाद में सी आउट i एंड एंड लाइन, एंड उसके बाद में i प्लस प्लस विच इज़ एन इंक्रीमेंट, उसके बाद में रिटर्न 0। अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे एंड डिफरेंस पता लगाएंगे कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या ज़्यादा फ़र्क है। देखो आउटपुट तो फिर वही सेम आ गया, फॉर लूप में भी सेम आउटपुट था और वाइल लूप में भी सेम आउटपुट है, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या है पता है? देखो हमारे उसमें पहले क्या होता था कि पूरे कंडीशंस एक ही ब्रैकेट में लिखते थे, पर इसमें क्या हुआ कि वाइल लूप है ना, ऐसे समझो कि फॉर लूप हम लोग इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमको पता चलता है कि हम लोग को कितनी बार रिपीट करना है एक चीज़ को, और वाइल लूप एक कंडीशनलाइज होता है कि सर्टेन लिमिट। देखो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पर आउटपुट बंद हो जाएगा। दोनों भी सेम काम करता है बट थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है। देखो अभी मैं सिंपल से समझा देता हूँ। इंट i इज इक्वल्स टू 1 हो गया, उसके बाद में वाइल कंडीशन हो गया कि 1 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, इट्स ट्रू। सी आउट i 1 प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट बाई 2 कर दो। उसके बाद में सेम रिपीट होता है कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गया तो सी आउट 2 एंड लाइन 2 प्लस प्लस विच इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही रिपीट हो जाएगा इस साइकिल अंटिल अनलेस 6 आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वाइल और फॉर लूप के लिए। इतना समझो कि तुम लोग फॉर लूप इसलिए इस्तेमाल करते हो जो कि तुमको पता है कि कितनी कौन सी लिमिट में तुम लोग को बंद करना है, और वाइल लूप इसीलिए इस्तेमाल करते हो कि सर्टेन कंडीशन लगते हो और तुमको पता नहीं कि कौन से कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा। इतना ही समझो बस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत लो। और यू माइट एक्चुअली डिडंट फाइंड एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन देम, बट इतना समझना बहुत ही बस है क्योंकि there are so many other concepts in C++. You're not going to stick in single one, understanding what exactly going on there, this and that. You do one thing. हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक सेपरेट कोड को लिखने का, उसके बाद में उसको डिकोड करके समझना, ये बेस्ट पार्ट होता है। मैं ऐसे ही कर दो, तुम लोग भी ऐसे ही करो। एक एग्जाम्पल लो कि कैसे फॉर लूप काम करता है, कैसे वाइल लूप काम करता है, उसके बाद में हम लोग उसको डिकोड करके डीट से समझो। राइट, सो नेक्स्ट आ जाता है डू वाइल लूप। ओके, ये डू वाइल लूप क्या होता है? देखो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू वाइल लूप। ओके, पहले क्या होता था कि वाइल लूप के बाद में कंडीशन आता था, उसके बाद में हमारे को आउटपुट मिलता था, बट इस वाले केस में थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम लोग सी आउट लिखेंगे, आउटपुट लेयर लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग वाइल कंडीशन डालेंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब होता है कि इसमें एक ना एक आउटपुट ज़रूर बाहर आएगा, उसके बाद में तुम लोग को अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड पॉइंट में भी रुक जाएगा वो। ठीक है, इसका मोटिव क्या होता है कि एक ना एक आउटपुट ज़रूर आना चाहिए। तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे पता है, मैं अभी रन करके तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ओके, when I executed this is what I get. Okay, this is the same. Alright, देखो i is equals to 1, do, यहाँ पर एक और नया फंक्शन सीख रहे हैं which is do. do का मतलब होता है करो, simple as English alphabets. ब्रैकेट ओपन हो गया, सी आउट i एंड लाइन i प्लस प्लस विच इज़ एन इंक्रीमेंट। ओके, पहले क्या होता था कि वाइल के सामने स्टेटमेंट होता था, कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद में हम लोग सी आउट लिखते थे, आउटपुट लेयर लिखते थे, उसके बाद में हमको इंक्रीमेंट देना पड़ता था। पर इस केस में हम लोग पहले आउटपुट लेयर लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग वाइल कंडीशन लिखेंगे। सिंपल, इसका मतलब मैं सिंपल ही समझाता हूँ। देखो, डू दिस थिंग वाइल द कंडीशन इज दिस, इतना समझो, सिंटैक्स समझो। पहले डू करो ये चीज़, कब करो? तब तुम्हारा i इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन है, तब इस स्टेटमेंट को कर दो। इतना ही है बस। पहले क्या होता था, करो और इसका कंडीशन ये है और उसके बाद में सी आउट कर दो बोल के था। इस केस में क्या हुआ, पहले हम लोग को सी आउट मिलेगा, उसके बाद में वाइल मिलेगा। सिंपल, रिटर्न 0 एज इट इज, 0 यहाँ पर जाएगा इन फंक्शन में। सो दिस इज व्हाट वी गेट। सेम है सी आउट के बाद में क्या आएगा, i एंड लाइन i प्लस प्लस, यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद में एंड लाइन, यहाँ पर सी आउट 1 दिखाई देगा, 1 प्लस प्लस 1 प्लस प्लस 2 हो जाता है, 2 लेसर देन इक्वल्स टू 5, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, प्रिंट कर दो। सेम प्रोसेस है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज केसेस विद सेम टाइप ऑफ लूप्स। ठीक है, तीनों भी डिफरेंट हैं बट इट्स द यूज केस, ताकि तुम लोग कैसे इस्तेमाल करते हो, कौन से प्लेस में से इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल,
जब इसको ऐसे समझो, इमेजिन लाइक अ 2D गेम। पुराने जमाने में क्या होता था, 2D गेम्स में एक छोटा सा कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट घूमता था कि एक ही राउंड में फॉर एग्जाम्पल ऐसे गया वैसे आया, वैसे गया ऐसे आया। इट्स एन लूप स्टेटमेंट, इट्स एन लिटरली लूप स्टेटमेंट until a player and comes and attacks the player, attacks the enemy, until and unless ये ऐसे ही लूप स्टेट में घूमता ही रहेगा। ऐसे समझो बस, सिंपल। इसके अंदर भी बिहाइंड यही लॉजिक होता है, कैरेक्टर मूवमेंट भी यही लॉजिक होता है, वहाँ से यहाँ से वहाँ घूमते रहो वाइल अंटिल द कंडीशन आता है कि सडन कंडीशन प्लेयर आके उसका हेल्थ निकालता है। व्हेन हेल्थ इज लेस देन इक्वल्स टू 100 प्रिंट कर दो डेड। ऐसे ही सिंपल, इतना समझो बस, बेसिक। द पॉइंट इज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द कोड इज, बट द प्रोसेस ऑफ थॉट बिहाइंड इट। देखो कैसे सोच रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग समझ रहे हैं। ये लॉजिक लिखना, कोड लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग समझने का चीज है जो तुमको कैसे समझाता है, इतना सीखो। तुम्हारे साथ मैं भी सीख रहा हूँ अभी, देखो। ओके, ऑलराइट, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लूप्स। दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 5। Alright, in this chapter we are going to study about OOPS concept, which stands for Object Oriented Programming. अभी भाई ये OOPS concept क्या होता है? देखो, OOPS के अंदर तुम लोगों को बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। मैं अभी लिस्ट आउट कर देता हूँ और ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस कोड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS कोड। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन दिस। OOPS के अंदर तुम लोगों को बहुत सारे नए चीज़ें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लिस्ट आउट एवरी सिंगल थिंग, लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट वन इज क्लास। क्लास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं। इसमें तुम लोगों को देखने को मिलेगा क्लास, ऑब्जेक्ट्स, डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, data encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism, constructor and destructor. These are the things which you are going to cover in OOPS concept. Okay, हम लोग डिटेल ही जाएंगे कि each and everything कैसे काम करेगा। So first things first, अभी हम लोग समझेंगे कि classes and objects, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक और मेन पार्ट, सो बिफोर दैट हम लोग एक और चीज पढ़ने वाला है विच इज कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, अब एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर्स में तुम लोग को 3 चीजें देखने को मिलेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। दिस 3 थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। अभी मैं थियरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोगों को, थियरी समझने से कुछ भी फायदा नहीं है। तुम लोग को कोड एग्जीक्यूट करने के बाद में ही कुछ भी पता चलेगा। इसलिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स को थोड़ी देर के लिए दूर रखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, OOPS कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हुए उस बीच लर्निंग प्रोसेस में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स को समझेंगे। सिंपल, हमारे सामने जो कोई भी अभी कोड देख रहे हो, दिस कोड कंटेन्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मैंने पहले ही बता दिया कि OOPS कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, एनकैप्सुलेशन, abstraction, inheritance, polymorphism, constructor, destructor. These are the things which you are going to cover in OOPS concept. सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को समझेंगे, इस कोड को समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो OOPS कॉन्सेप्ट इसमें कैसे इंक्लूडेड है और क्लासेस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। दीज 2 थिंग्स आर वी आर लर्निंग इन दिस कोड। नाउ द कोड बिगिंस विथ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद में यहाँ पर मेन थिंग आता है क्लास स्टूडेंट। ओके ना, व्हाट इज क्लास स्टूडेंट? क्लास को ऐसे समझो, इमेजिन ऐसे एक बॉक्स समझो, ठीक है। दिस ह्यूज बॉक्स वी कैन कॉल इट एज अ क्लास, ठीक है। क्लास एक डिफॉल्ट सिंटैक्स है, दिस इज एन रूल, वी हैव टू राइट इट एज अ क्लास। क्लास ने तुम कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास नेम तुम लोग एम्प्लॉयज रखो, एम्प्लॉय और स्टूडेंट और टीचर, कुछ भी रख सकते हो तुम, ठीक है। क्लास एक डिफॉल्ट रूल होता है लिखने के लिए। क्लास नेम तुम लोग कुछ भी रख सकते हो। अब ये क्लास होता है क्या? देखो, क्लास को ऐसे समझो एक बहुत बड़ा एम्प्टी बॉक्स जिसमें तुम लोग एंटायर कोड लिख रहे हो, ठीक है। फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन डिफरेंट है। मेन फंक्शन ऐसा था ना, इसमें कोड लिख रहे हो ना, सिमिलरली वैसा ही है, बट हम लोग मेन फंक्शन को इस क्लासेस के अंदर लिखेंगे, वैसा कुछ समझो, ठीक है। अभी क्या हुआ, वेरिएबल्स नहीं है ये। वेरिएबल तुम लोग समझ सकते हो कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स भी ऐसी ही चीज़ है, बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर हम लोग नंबर्स डिफाइन करते थे।
बट क्लास इससे भी बहुत बड़ा चीज़ है, मेन से भी बहुत बड़ा चीज़ है। क्लास के अंदर हम लोग मेन ऐसे फंक्शंस लिखेंगे और वेरिएबल्स भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लास इतना समझो कि बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप लोग कोड लिख रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल। अभी हम लोग इस बॉक्स को नाम रखेंगे, ठीक है। नाम क्या रखेंगे? क्लास, ओके। फिलहाल के लिए इतना समझो, क्लास के अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया क्लास के अंदर, उसके बाद में हम लोग पब्लिक लिखेंगे विच इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। देखो अभी 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं इसके अंदर। अभी एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है? देखो एक्सेस स्पेसिफायर्स ऐसे चीजें होते हैं जो हम लोग क्लास के अंदर ही नहीं बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पब्लिक यहाँ पर लिख दिया। पब्लिक का मतलब क्या होता है? कौन भी कहीं पर भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्लास के अंदर हम लोग पब्लिक बोल के डिफाइन कर चुके हैं ना, सो ये स्ट्रिंग और नेम, इस दोनों चीज, ए नेम और एज, इन दोनों चीज हम लोग पब्लिक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पब्लिक इतना ही है, ब्रैकेट ओपन पब्लिक ब्रैकेट क्लोज इतना ही है, बट हम लोग पब्लिक बोल के एक्सेस स्पेसिफायर दे चुके हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि हम लोग इस कोड के अंदर से बाहर कोड को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैंने स्ट्रिंग नेम यहाँ पर लिख दिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हो? नेम ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि हम लोग इस वाले चीज को बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज हमको एक्सेस देता है बाहर भी इस्तेमाल करने का, अ पार्ट ऑफ योर क्लास, उसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं। सिंपल। पब्लिक एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है तुम लोगों को बाहर भी यूज करने को मिलेगा, सिंपल। क्लास के अंदर पब्लिक हो गया, पब्लिक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है तुम लोग को बाहर भी यूज करने को मिलेगा। हम लोग उसके अंदर लिख रहे हैं कि स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग तो आपको पता है दैट्स एन डाटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग का हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वर्ड्स लिख सकते हैं। उसके बाद में इंट, इंट को इंट भी पता है आप लोगों को, इट्स एन डाटा टाइप। डाटा टाइप में क्या लिखेंगे? इंट को नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला क्लास क्लोज हो जाता है। क्लास के अंदर हम लोग जब भी लिखते हैं ना, वो पब्लिक रखना ही चाहिए। जनरली पीपल यूज इट एज अ पब्लिक, क्योंकि हम लोग इसको बाद में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मेन फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है। मैंने बोला था कि मेन फंक्शन पब्लिक में भी हो क्लासेस होते हैं, पर इस वाले कंडीशन में नहीं है। देखो इंट मेन हो गया ना। अभी हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन स्टूडेंट S1। देखो अभी ये S1 क्या है इतना समझो। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, वो है S1। उसका मतलब है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो हम लोग प्रीवियसली कोड में कैसे करते थे कि हम लोग कुछ भी एक कोड लिखने के बाद उसके नीचे ही आउटपुट देते थे। फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू समथिंग, सी आउट नेम, ऐसे कुछ लिखते थे, ठीक है। हम लोग को फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही सी आउट करना है जो ऊपर है कोड में, ठीक है। हम लोग कोड के नीचे इमीडिएटली सी आउट लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ऊपर ही हमको सी आउट दिखा देगा। हम लोग कुछ ऐसे चीजें करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो ऐसा चीज होता है, तुम लोग स्पेसिफाइली फुल नेम उसको इस्तेमाल करने ही बिना हम लोग उसको सी आउट में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थियोरी समझ में नहीं आया, पता है तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आया। सिंपली जस्ट कोड को एक्सप्लेन करते जाता हो, तुम लोग को ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ देखो स्टूडेंट S1 है ना, सो इट इज एन ऑब्जेक्ट नाउ। सो स्टूडेंट को हम लोग S1 के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया था स्टूडेंट S1, राइट। इसका मतलब ये हो गया, हम लोग कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भाई ये देखो, मैं स्टूडेंट को मैं आपसे बुलाऊंगा S1, समझ रहे हो? स्टूडेंट को मैं आपसे बुलाऊंगा S1। दिस इज वॉट आई मेंट व्हेन आई से ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट को हम लोग S1 बोल के एक ऑब्जेक्ट का नाम रख चुके हैं। अब S1 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को S1 रख दिया ना, अभी मैं यहाँ क्या करूंगा? स्टूडेंट बोल के लिखूंगा नहीं, S1 बोल के लिखूंगा। मुझे कंप्लीटली स्टूडेंट टाइप करने की जरूरत ही नहीं, मैंने स्टूडेंट को नाम दे दिया कि S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट, S1 डॉट एज इज इक्वल्स टू 18। प्रीवियसली आई मेंशन दैट नेम एज यहाँ पर। उसके बाद में सी आउट S1 नेम एंड लाइन। इसका मतलब होता है कि आउटपुट में दिखा दे। आउटपुट लेयर 1 में क्या है? S1 डॉट नेम विच इज इक्वल्स टू गोस्ट, आउटपुट में गोस्ट दिखाएगा। और सी आउट में सेकंड लेयर ऑफ सी आउट में क्या है? S1 डॉट एज, उसका मतलब होता है 18 जिस डिफाइंस एज अ एज, सो आउटपुट में एज दिखाएगा। सो इसका आउटपुट आएगा गोस्ट और 18, ठीक है। इतना समझो, वेरी वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम लोग को पेशेंस नहीं है कि बड़े बड़े चीज़ें टाइप करेंगे, उसको हम लोग सिंपल से नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल S1,
अभी हम वो S1 चीज को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले मेन फंक्शन। इतना ही नहीं, ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी इस्तेमाल होता है कि बड़े बड़े कोड जब भी हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली उसके नीचे सी आउट नहीं लिखने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग कॉलिंग बोलते हैं इसको, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिंग। जब भी हम लोग बड़े बड़े कोड लिखते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे एक मेंशन करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट इज इक्वल्स टू S1। हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट इसीलिए काम आता है। समझ रहे हो, सिंपल है। अभी मैं तुम लोगों को इतना समझो बस, वेरी वेरी सिंपल। ऑलराइट, अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। देखो, मैं अभी इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो रन करने के बाद हमको मिल गया समथिंग लाइक गोस्ट और 18। कैसे मैं समझाया था वैसे ही मिल गया, ठीक है। इतना ही है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या होता है। डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन इज जस्ट वेरी सिंपल थियोरी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इस कोड में, अभी इस कोड को देखो, हम लोग इस कोड में देख सकते हैं कि स्ट्रिंग और ब्रांड, इंट और प्राइस, ठीक है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में मैंने मेंशन कर दिया स्ट्रिंग ब्रांड को और इंट प्राइस को। इसका मतलब क्या है, इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर्स बोलते हैं। और डाटा मेंबर्स क्या होता है, देखो हम लोग एक चीज को है ना, उसके सामने कुछ डाटा लगाते हैं ना, उसको हम लोग डाटा मेंबर्स कहते हैं। हम लोग जो सेंटेंस को उसके सामने हम लोग डाटा मेंबर्स रखते हैं ना, डाटा टाइप्स को रखते हैं ना, उसको हम लोग डाटा मेंबर्स बोलते हैं। देखो, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, इंट एक डाटा टाइप है। उसके सामने हम लोग क्या रख दिया, एक नाम रख दिया ब्रांड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक डाटा मेंबर है और ये एक डाटा मेंबर है, ठीक है। बेसिकली डाटा मेंबर क्या होता है कि वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर होता है उसको हम लोग डाटा मेंबर्स बोलते हैं। समझ गया, इतना ही सिंपल है। वेरिएबल्स विच इज इनसाइड द क्लास, इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स है, ये तो वेरिएबल्स निकले तो इसको हम लोग डाटा मेंबर्स बोलते हैं। इतना ही है, सिंपल है। इंट मेन कार को हम लोग C1 लिख दिया और C1 ब्रांड इज इक्वल्स टू BMW, C1 प्राइस इज इक्वल्स टू समथिंग 50 lakhs और समथिंग। सी आउट C1 ब्रांड और सी आउट C1 प्राइस, हम इस दोनों को आउटपुट में दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो चुका है, समझ रहे हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स देखो, हम कार को C1 बोल के नाम दे चुके हैं, हम लोग उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फंक्शन में। सो अब इसको रन करके देखेंगे तो हमको आउटपुट क्या आएगा, BMW और 50 lakhs आ जाएगा, ठीक है। इतना ही है डाटा मेंबर। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंबर फंक्शंस। अभी मेंबर फंक्शंस क्या होता है, मेंबर फंक्शंस द फंक्शंस विच इज इनसाइड द क्लास विच इज यूज्ड टू वर्क विद ऑब्जेक्ट। समझ में आया। देखो, इस वाले पार्ट में जो मेंबर फंक्शंस मैंने मेंशन किया था उसका मतलब ये है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग एक मेंबर फंक्शन बोलते हैं। देखो, क्लास स्टूडेंट, हम लोग एक क्लास क्रिएट कर दिया स्टूडेंट नाम पे। उसके बाद में उसको एक्सेस स्पेसिफायर दे चुके हैं कि वो पब्लिक है। उसके बाद में एक्सेस स्पेसिफायर्स के नीचे हम लोग स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि नेम स्ट्रिंग के अंदर है, एज इनपुट के अंदर है, इंट के अंदर है। उसके बाद में वॉइड शो। देखो, अब ये वॉइड शो क्या होता है, दिस is an entire thing of n member function which used to work with objects। देखो, void का मतलब क्या होता है ना, एक empty space होता है। This is a type of a return type। हम लोग क्या यूज कमाल करते थे रिटर्न टाइप में, याद है ना आपको, इंट यूज करते थे, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले रिटर्न टाइप को void लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को रिटर्न देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इंट को हम लोग को 0 रिटर्न देना है, पर इस वाले वॉइड को हम लोग ने कुछ रिटर्न ही दिए नहीं, ठीक है। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि देखो, वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है, हम लोग उसको रिटर्न देना ही जरूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पर शो बोल के एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। देखो, दिस इज द मेन थिंग। इस शो फंक्शन के नीचे सी आउट नेम और नेम ऐसे पूरा कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट लेयर 1 में नाम लिखो, उसके बाद में इस वाले नेम को बुलाओ, उसके बाद में एज ऐसा नाम लिखो, उसके बाद में इस वाले एज को बुलाओ। यहाँ पर कोड बंद हो गया। और उसके बाद में इंट मेन फंक्शन विच इज द मेन फंक्शन, ठीक है। अभी स्टूडेंट S1 लिखेंगे विच इज एन ऑब्जेक्ट। अब S1 डॉट नेम को हम लोग गोस्ट लिखेंगे। कहाँ पर है, यहाँ पर S1 डॉट नेम नेम यहाँ पर मेंशन हो गया। देखो, S1 डॉट नेम को यहाँ पर रख दिया, नेम इज इक्वल्स टू गोस्ट, ठीक है। S1 ऑफ एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक और मेन चीज कर रहे हैं, वो है ऑब्जेक्ट को void के प्लेस को रिप्लेस करके S1 डॉट शो लिखना। समझ रहे हो, S1 डॉट शो लिखने से हमको ये पूरा चीजें शोर करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट, दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट वर्क्स। तुम लोग ऐसे मेंबर फंक्शन के सामने हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं ताकि वो हमको ये पूरा आउटपुट शो करे। दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट वर्क्स। समझ रहे हो? अभी ऑब्जेक्ट को ऐसे मेंशन कर दिया कि स्टूडेंट S1 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पर वॉइड है, गोस्ट है, ये वाला नेम यहाँ पर जाएगा, ये वाला एज यहाँ पर जाएगा, क्योंकि हम लोग ने मेंशन किया था S1 शो के अंदर आएगा। उसके बाद में नेम को रिप्लेस करेगा, उसके बाद में एज को रिप्लेस करेगा, उसको गोस्ट लिख देगा, इसको 18 लिख देगा और उसको आउटपुट में दिखा देगा। सिंपल है ना? समझ रहे हो? इतना समझ रहे हो? अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे। देखो इस वाले आउटपुट में हमको दिख गया गोस्ट और 18। सिंपल, शो कर दिया गोस्ट और 18 को। इतना ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स और मेंबर फंक्शन का मतलब ये है। डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस पार्ट इज डन। ओके, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि डाटा मेंबर्स क्या होता है, मेंबर फंक्शंस क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एन एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा फंक्शंस को और डाटा को हम लोग एक ही क्लास में रखना। देखो एनकैप्सुलेशन टर्म कैसे आता है पता है? आपने कभी कैप्सूल का नाम सुना होगा। मेडिकल टर्म्स में ऐसे कुछ कैप्सूल होता है। सो मेडिकल शॉप में हम लोग को कैप्सूल मिलता है, गोलियों की दवा ऐसे होता है कुछ। ठीक है, दिस इज एन कैप्सूल। तो ऐसे समझो कि कैप्सूल एक सिक्योर थिंग है जिसके अंदर हमारा पूरा डाटा मेंबर्स पूरा स्टोर होता है। देखो मैं एग्जांपल दे दूंगा, बता रहा हूँ मैं, थ्योरी में एक्सप्लेन करना वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स जस्ट डाइव इनटू कोड। देखो दिस इज एन एग्जांपल, दिस कोड इज एन एग्जांपल फॉर एनकैप्सुलेशन। देखो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, क्लास स्टूडेंट, हम लोग एक स्टूडेंट बोल के क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में प्राइवेट, दिस इज अनदर एक्सेस स्पेसिफायर। हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया था पब्लिक, बट अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइवेट। अभी हम लोग उसके बारे में समझेंगे नहीं, मैं सेपरेटली समझा दूंगा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्लास में समझेंगे एक्सेस स्पेसिफायर, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। देखो प्राइवेट के अंदर हम लोग मेंशन किए हुए हैं इंट मार्क्स, मतलब इंटीजर्स में मार्क्स। उसके बाद में हम लोग मेंशन किए हुए हैं कि पब्लिक में हम लोग वॉइड सेट मार्क्स रख रहे हैं। वॉइड का सेट मार्क्स को रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, विच इज नथिंग, वी डोंट हैव टू राइट रिटर्न। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। सेट मार्क्स के अंदर हम लोग मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 बोल के मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग का आता है वॉइड शो मार्क्स, उसके नीचे सी आउट मार्क्स, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। दिस इज एन एंटायर थिंग विच इज अंडर द पब्लिक। उसके बाद में ये पूरा चीज़ें क्लास के अंदर है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंट मेन आता है। उसके बाद में स्टूडेंट एस बोल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि येस डॉट सेट मार्क्स। येस डॉट सेट मार्क्स कहाँ पर है? सेट मार्क्स का मतलब 95 आ गया। उसके बाद में येस डॉट शो मार्क्स, शो मार्क्स क्या करेगा? मार्क्स को शो करेगा। यहाँ पर मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 है ना, यहाँ पर मार्क्स डाल देगा और यहाँ पर शो कर देगा। इतना ही है, सिंपल। सो द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज, हम लोग इस चीज को एक ही चीज में रख रहे हैं। देखो पब्लिक के अंदर हम लोग ने देखो डाटा पूरा इसके अंदर रख दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एनकैप्सुलेशन। समझ रहे हो? हम लोग इस सारे चीजों को इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। देखो मार्क्स भी स्टोर कर दिया हम लोग, मार्क्स शो करना भी इसके अंदर ही स्टोर कर दिया। सो इतना समझो कि तुम लोग डाटा और उसके मेंबर्स को स्टोर कर रहे हो एक साथ एक ही क्लास में। सिंपल, राइट? इतना ही होता है एनकैप्सुलेशन का मतलब। वेरी सिंपल। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ oops। सो लेट्स जस्ट रन दिस कोड। अब लोग आउटपुट देखेंगे कि कैसे आएगा। देखो 95 आ गया। ठीक है, कैसे काम कर रहा है? देखो ये सेट, पहले हम लोग सेट मार्क्स कर रहे हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 95 रख चुके हैं। उसके बाद में हम लोग शो मार्क्स, मार्क्स को दिखा रहे हैं विच इज 95। सिंपल, दिस इज कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। इतना समझो बस। नेक्स्ट वी विल जंप इनटू इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ oops इज इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है? ओके, पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे। इमेजिन देयर इज एन बॉक्स कॉल्ड एज एनिमल्स। इस बॉक्स के अंदर फिर दो टाइप की कैटेगरी एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अभी हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि इस वाले बॉक्स के अंदर से यहाँ पर दो बॉक्स स्प्लिट हो चुके हैं ना, मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पेरेंट क्लास एंड दिस इज व्हाट विल कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास। देख रहे हो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस।
देखो मैं अभी तुम लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या देखेंगे, डोमेस्टिक का मतलब होता है एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं। डोमेस्टिक में क्या आता है, हमको कैट आता है, ठीक है। उसके बाद में वाइल्ड में क्या आता है, टाइगर आता है, टाइगर, लायन, सो मेनी थिंग्स, राइट। देखो अभी क्या हुआ कि ये वाला पेरेंट था, ये वाला चाइल्ड था, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, अभी ये वाला क्या हो गया ना, ये वाला पेरेंट हो गया और ये वाला चाइल्ड हो गया, ठीक है, विच इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीवियस क्लास। इतना समझो, ये वाला स्ट्रक्चर समझ लिया तुम लोगों ने। मैं थियरी एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट यू आर एक्सट्रैक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीवियस क्लास। हमारे मम्मी पापा का डीएनए जो तुम एक्सट्रैक्ट करते हो उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। तुम लोगों का अंदर डीएनए होता है ना, वो इनहेरिटेंस ऑफ योर मदर एंड फादर। सो दैट्स मेक सेंस, राइट। देखो अभी तुम्हारा डीएनए होता है, वो तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए होता है। तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए इनहेरिट करके तुम लोग पैदा हो चुके हो। दिस इज व्हाट मीन्स दैट इनहेरिटेंस। तो अभी हम लोग इस वाला चीज को देखेंगे कि इस वाले कोड में क्या हो रहा है। पेरेंट क्लास बोल के एक क्लास है, उसके बाद में चाइल्ड क्लास है। देखो इनहेरिट कर रहा है इस वाला चाइल्ड क्लास इस वाले पेरेंट क्लास से इनहेरिट करके हमको आउटपुट दे रहा है। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि पेरेंट क्लास में से चाइल्ड क्लास आकर पेरेंट क्लास में जो कुछ भी चीजें हैं उसको बाहर निकाल के तुमको आउटपुट में दे रहा है। इतना समझो। अभी इस कोड को हम लोग रन करके देखेंगे, उसके बाद में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि ऐसे कैसे काम करता है। आउटपुट आ गया हेलो फ्रॉम पेरेंट, देख रहे हो। अभी देखेंगे हम ये चीज काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले हैश इंक्लूड हो गया, यूज नेम स्पेस हो गया, क्लास पेरेंट, हम लोग पेरेंट बोल के एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में वॉइड लिख रहे हैं क्योंकि हमको रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में शो लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसको डिस्प्ले करना है। उस शो के वॉइड शो के नीचे हम लोग एक्चुअल कोड लिख रहे हैं विच इज सी आउट हेलो फ्रॉम पेरेंट। उसके बाद में इसको एंड कर रहे हैं, उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट को भी क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक सेपरेट क्लास विच इज नेम्ड एज चाइल्ड, और उसके सामने हम लोग एक छोटा सा 2 डॉट लिख चुके हैं। उसके सामने हम लोग पब्लिक लिख चुके हैं ऑफ पेरेंट। समझ रहे हो, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ पेरेंट। अब हम लोग पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास में बना हुआ पब्लिक को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यही है, क्लास चाइल्ड के सामने जब कुछ भी हम लोग एक पब्लिक पेरेंट लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि एक्सेस स्पेसिफायर को पेरेंट में अंदर जो कुछ भी है उस वाला एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर वॉइड के अंदर हेलो पेरेंट को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। हम लोग खींच रहे हैं बाहर को, खींच के हम लोग आउटपुट में दिखा रहे हैं। इतना ही है, सिंपल। व्हेन अ ब्रैकेट ओपन्स ब्रैकेट क्लोजेस। देखो ये वाला सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम लोग इतना मेंशन कर रहे हैं कि क्लास चाइल्ड और पेरेंट, इतना 2 मेंशन कर रहे हैं हेडिंग में, और उसके बाद में एक ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू डू समथिंग, बिकॉज वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट। इनफैक्ट वी डोंट हैव एनी कोड इन दैट। उसके बाद में हम लोग मेन फंक्शन ओपन कर रहे हैं विच इज इंट मेन, और यहाँ पर चाइल्ड को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विच इज नेम्ड एज सी। सो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, सी डॉट शो करेंगे। सी डॉट शो का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये वाला चीज क्या करेगा, चाइल्ड क्लास ऑफ पब्लिक पेरेंट को देखेगा, तो फिर ऊपर जाएगा, पब्लिक के नीचे वॉइड के नीचे शो दिखेगा, तो शो के अंदर क्या है, हेलो पेरेंट है, तो ये वाला चीज यहाँ पर आपको प्रिंट कर देगा। सिंपल, इतना ही है। रिटर्न 0, उसका मतलब ये कि इंट को 0 देना है। उसके बाद में ये वाला पार्ट है ना, सो ऐसे ही काम करता है। सी डॉट शो, ये वाला शो को डिफाइन करके शो के अंदर क्या है, हेलो पेरेंट ना, उसको आउटपुट में दे देता है। सो बेसिकली इट्स जस्ट इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास एंड गेटिंग आउट एज द आउटपुट। सिंपल, दिस इज व्हाट an inheritance means. This is a part of OOPS concept. Alright, this is what it is. Okay, let's just dive into the next concept which is polymorphism. अभी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो इमेजिन एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है और एक ऑपरेटर है। समझो अभी हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में सीखा नहीं, ऑपरेटर के बारे में भूल जाओ। अभी हमारे पास एक फंक्शन है, वो डिफरेंट चीजों में डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली एज सेम एज दैट विल चेक इनटू कोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ पॉलीमॉर्फिज्म इज। थियरी तो बस इतना है, रुको हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे। ओके,
यहाँ पर हमको आउटपुट आ गया एनिमल साउंड. ओके, लेट्स जस्ट सी दैट हाउ दिस थिंग्स वर्क. पॉलीमॉर्फिज्म जो एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम लोगों को एक फंक्शन दूसरे फंक्शन जैसे बिहेव करना सीख. एक फंक्शन जो होता है ना दूसरे फंक्शन जैसे बिहेव करता है. लाइक एक फंक्शन ही मल्टीपल फंक्शन जैसे बिहेव करता है. देखो, हैश इंक्लूड हो गया, नेम स्पेस हो गया, क्लास एनिमल बोल के क्लास क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद में एक्सेस स्पेसिफायर दे चुके हैं कि पब्लिक. इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो इस वाले चीज़ों को इस वाले कोड में. उसके बाद में साउंड होता है एनिमल साउंड. उसके बाद में क्लास बोल के हम लोग एक डॉग क्रिएट कर चुके हैं. उसके बाद में पब्लिक एनिमल. दिस इज द सेम थिंग एज प्रीवियस थिंग. नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉलीमॉर्फिज्म. ऑलराइट, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो, इमेजिन अ फंक्शन. एक नाम है एक फंक्शन के लिए और उस फंक्शन को हम लोग अलग अलग चीज़ों के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. पॉली का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक कोड को देखेंगे, इस वाले कोड को, और एग्जाम्पल देख के समझेंगे कि कैसे काम करता है. पहले यहाँ पर देख लो, इस कोड को रन करके देखेंगे. ओके, सो दिस कोड explains us how polymorphism works. Okay, अब इस कोड को देखो. हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हो गया, यूजिंग नेम स्पेस हो गया, क्लास एनिमल हो गया. हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं एनिमल नाम के ऊपर. उसके बाद में पब्लिक वॉइड साउंड. हम लोग एक वॉइड मतलब एम्प्टी रिटर्न टाइप मेंशन कर रहे हैं. उसके सामने उसका नाम रख रहे हैं एज अ साउंड. और साउंड के अंदर हम लोग आउटपुट एज अ आउटपुट हम लोग दिखा रहे हैं एनिमल साउंड. उसके बाद में हम लोग इसको बंद कर रहे हैं. उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास डॉग पब्लिक एनिमल लिख रहे हैं. देखो, ये क्लास डॉग पब्लिक एनिमल के अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ लिखी है विच इज़ अनदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इनसाइड अ क्लास कॉल्ड एज अ डॉग. उसके अंदर हम लोगों ने एक और आउटपुट दे चुके हैं एज अ डॉग बार्क्स. ठीक है, अभी ये देखो क्या करता है. प्रीवियस वाला कोड में हमारे पास ये वाला क्लास इज एम्प्टी, राइट? एम्प्टी बिकॉज वी वेर इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थिंग. अभी पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने सेम मेंबर फंक्शन यहाँ पर मेंशन किया है. देखो, साउंड यहाँ पर सेम है, ये वाला सेम है. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक एनिमल को बोल रहे हैं ना, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं ना. सो ये थिंग कैसे काम करता है कि देखो, सेम फंक्शन तो सेम है ना, पर क्या हुआ इस वाले कोड में, ये वाले से एनिमल साउंड से इसको डॉग बार्क से री एलोकेट हो गया. इतना समझो. देखो, इंट मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लिखा है कि डॉग डी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, डी डॉट साउंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं और उसके बाद में साउंड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं. देखो, यहाँ पर साउंड एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो साउंड्स है. यहाँ पर एक और साउंड है फर्स्ट वाला वॉइड में, सेकेंड वाला वॉइड में एक और साउंड. ठीक है, there are two things in this access specifiers. One is from class animal and second thing is from dog. This is what polymorphism is trying to make us understand. तुम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के बाद दो चीज़ों को सेम नाम पे इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज देर आर फ्रॉम डिफरेंट क्लास. समझ रहे हो? बिकॉज देर आर फ्रॉम डिफरेंट क्लास. अभी डॉग डी डॉट साउंड इतना समझो कि ये आउटपुट देगा. ये कौन सा आउटपुट देगा? डॉग बार्क्स का आउटपुट देगा, क्योंकि तुम लोगों ने इसको रीराइट किया है. पहले वाला फंक्शन को इग्नोर करेगा है क्योंकि ये वाला फंक्शन उसके बाद में आया था. आर यू गेटिंग? सिंपल. इसको हम लोग इस चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा डॉग बार्क्स बिकॉज व्हेन वी मेंशनड डॉग डॉट साउंड, पहले हम लोग साउंड मेंशन किए हुए थे, उसको इग्नोर कर सेकेंड वाले साउंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. दिस इज व्हाट अ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, विच मीन्स दैट तुम एक चीज़ों को दो वाले नाम से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेम नाम रख के कर सकते हो. इतना ही है, राइट? दैट इज व्हाट अ पॉलीमॉर्फिज्म इज. द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम ओप्स कॉन्सेप्ट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन. अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो, when you open any type of a app or any type of a game, for example मैंने फोन का कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है,
कैलकुलेटर में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक डिस्प्ले होगा, उसके बाद में मेरे को यहाँ पर नंबर्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स मिलेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर्स को दबा के, देखो ऐसे नंबर्स को दबा के मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद में मैं एडिशन कर सकता हूँ, 2 आंसर दे देगा। जब मैं एंटर दबाता हूँ तो आंसर दे देगा 3, ठीक है। ये पूरा जो हमें दिखता है, दिस इज UI UX एक्सपीरियंस। देखो यूजर का एक्सपीरियंस तो मेरे को ऐसे दिखता है, ठीक है, मेरे को क्लियरली दिखता है कि ओके यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर्स है, यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर्स है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एडिशन कर दूंगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ UI UX। अभी हम लोग जब भी कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो हमको ये वाले चीजें दिखता है कि ये वाला सारे चीजें दिखता है, हमको इजी होता है। हमको कभी ऐसा नहीं दिखता कि कोडिंग लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेटर्स में A इज इक्वल्स टू 1 और B इज इक्वल्स टू 2 एंड देन A प्लस B इज इक्वल्स टू 3, ऐसे कुछ दिखेगा क्या? ऐसे कुछ दिखेगा क्या? हमको नहीं दिखेगा, डेफिनेटली नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ें है, ये पूरा कोड है। हमको यूजर्स को कोड किसे चाहिए? यूजर्स को जस्ट एक परफेक्ट UI चाहिए, यूजर इंटरफेस चाहिए, जो पीपल हमको डायरेक्टली टाइप कर सके विदाउट एनी सीइंग द बैकग्राउंड लॉजिक और नॉलेज। दिस इज व्हाट एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स। समझ रहे हो? डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। कॉम्प्लेक्स चीजों को हम लोग हाइड करके यूजर्स को सिंपल चीजें दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा कोड हो गया कॉम्प्लेक्स कोड, हम लोग इसको दिखाते नहीं, हम लोग सिंपल यूजर को UI दिखाते हैं कि बटन्स दिखाते हैं 1 2 3 4 5। जब हम लोग क्लिक करेंगे इज इक्वल्स टू ऐसे एंटर मारेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद में वेरिएबल्स को डिफाइन किया होता है कि इंटीजर, उसके बाद में एडिशन कर चुके होते हैं, उसके बाद में बोर्ड मास चलता है, उसके बाद में वो आंसर देता है, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस चलता है, ठीक है। यूज़र को कभी भी क्रेजी स्टफ देखना नहीं पड़ना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस को सिंपल और नीट बना देता है, इसका मतलब यही है। दिस इज व्हाट एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डाटा, मेकिंग द यूजर एक्सपीरियंस वेल, दैट्स इट। एप्स में भी ऐसे हो गया, तुम लोग गेम ओपन करते हो, तुमको कोड दिखता है नहीं, तुम लोग को एक यूजर इंटरफेस दिखता है। फॉर एग्जांपल हिल क्लाइंबिंग गेम ले लो, उसमें तुम हिल क्लाइंबिंग रेसिंग गेम ले लो, उसमें तुम लोग को ब्रेक और एक्सीलेटर मिलेगा, बस तुम लोग को कोड कुछ भी नहीं दिखता। That is what and data abstraction is. You are hiding everything, making a better user experience. That is a part of OOPS concept. Data and everything, the code which is stored in OOPS, alright, which makes the output very simple. उसके बाद में हम लोगों को आता है constructor and destructor. Now what is this constructor and destructor? देखो, जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने के बाद एक चीज़ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिया जाता है C++ में, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इस वाले कोड में देखो, मैंने क्लास स्टूडेंट लिख दिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में नीचे स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट के फंक्शन के अंदर Cout कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बोल के लिख दिया, उसके बाद में इंट मेन बना दिया, स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग इस कोड को रन करते हैं ना, दिस इज एन एग्जाम्पल सिंपल कोड, ये हमको आउटपुट ए देगा कि अगर कुछ कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा C++ में। आउटपुट देखो क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पर क्या दिखाया था हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसका मतलब क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टर इट्स अ टाइप ऑफ अ फंक्शन विच इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इतना समझो, सिंपल, you don't have to go much deep into it. We will slowly understand what exactly these things are actually, how important in a code. Simple. And then destructor. Destructor same constructor का उल्टा है। जब भी एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इस वाले कोड को देखो, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हो गया, न्यूज़ नेम स्पेस हो गया, क्लास स्टूडेंट हो गया, पब्लिक हो गया। पब्लिक के सामने हम लोग एक छोटा सा एक नोटेशन देखो, ये प्रीवियस कोड में नहीं था, कंस्ट्रक्टर उसमें नहीं था। तो इस वाले सिंबल को हम लोग क्या बुलाते हैं,
इसको डिस्ट्रक्टर बोल के माना जाता है C++ में। डिस्ट्रॉयज दिस स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या करता है, स्टूडेंट वाले फंक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो मैंने स्टूडेंट एस रख दिया, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट एस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है विच इज डिस्ट्रॉयड। अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इट विल प्रिंट एज डिस्ट्रक्टर कॉल्ड विच इज मीन्स दैट दिस स्टूडेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो आउटपुट में आ गया। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। डिस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते ही बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। वेरी सिंपल, इतना समझो बस। ऑलराइट, दिस इज वेयर द oops कॉन्सेप्ट एंड्स। आई होप एवरीथिंग इज नीटली एक्सप्लेन्ड। आई गेस मुझे भी ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आता है। आई वाज जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट, जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई विल कीप एवरीथिंग एज सिंपल एज दिस। ओके, सो दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स। Okay, now in this chapter we are going to learn about access specifiers, which I mentioned, right? तब से मैं mention कर रहा था कि access specifiers। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या exactly ये है। देखो, access specifiers एक चीज है जो हम लोग को access देता है। For example, public access specifier को ले लो। There is an X in the public access specifier which is used anywhere in this code। देखो, access specifier तो इतना ही है। पब्लिक में हम लोग एक्सेस दे दिया कि देखो एक्स एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्स को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते। उसके बाद में इंटमैन के अंदर हम लोग ने इस्तेमाल कर दिया, सी आउट के पास इस्तेमाल कर दिया, राइट? सो दिस इज व्हाट एन एक्सेस स्पेसिफायर्स इज। वी आर जस्ट लेटिंग अ सर्टेन अ वेरिएबल टू यूज एनीवेयर इन द कोड। वी आर जस्ट गिविंग एक्सेस to let it use anywhere in the code. That's it. So there are three type of access specifiers. One is public access specifier, another one is private access specifier, another one is protected access specifier. So अभी इन चीजों का बीच में डिफरेंस क्या है और एक एक एक्सेस स्पेसिफायर काम कैसे करता है, हम लोग डिटेयली इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहले हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। ओके, आउटपुट आ गया 10। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हम लोग एक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया हुआ है हेक्स। सो व्हेन द क्लास नेम्ड एज डेमो इज क्लोज्ड, वी हैव ओपनड अनदर रिटर्न टाइप विद एन फंक्शन नेम कॉल्ड मेन। उसके अंदर हम लोगों ने यूज किया डेमो क्लास को। उसके बाद में डेमो क्लास को हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम देकर d.x which is mentioned over here, which is an access of access specifier is equals to 10. So सी आउट अभी हम लोग आउटपुट लेयर में d.x करेंगे which is means that 10. So इसका मतलब हो गया int x is equals to 10. So रिटर्न 0 यहाँ पर 0 रिटर्न करना है। उसके बाद में एंड कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद हमको मिलेगा 10. So this is what a public access specifier is. Now let's understand what is a private access specifier. Okay, this is an example code of private access specifier. फॉर एग्जाम्पल इस वाले कोड में देखो, क्लास स्टूडेंट हो गया, क्रिएट कर दिया स्टूडेंट नाम पे क्लास। अभी हम लोगों को एक एक्सेस स्पेसिफायर आता है प्राइवेट के अंदर हम लोगों ने मेंशन किया है इंट मार्क्स। ठीक है, इंटीजर्स को हुआ मार्क्स, यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स में हम लोगों ने इस्तेमाल किया वॉइड सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 95, वॉइड शो मार्क्स, सी आउट मार्क्स। सो आंसर आ चुका है 95. सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कोड? हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया कि इंट मार्क्स, इसका मतलब होता है कि हम लोग मार्क्स वाले चीजों को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वैसा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट के अंदर है। ठीक है, ओनली पब्लिक स्पेसिफायर अब हम लोग कहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, वॉइड सेट मार्क्स हो गया, मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 हो गया, सी आउट मार्क्स हो गया। So what is the point of this code is, I will explain you. See, int marks को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस इस कोड में नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट के अंदर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 बोल के मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद में वॉइड शो मार्क्स लिख रहे हैं, वो भी पब्लिक के अंदर। उसके बाद में हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम पे और ऑब्जेक्ट s.set मार्क्स रख रहे हैं।
उसके बाद में शो मार्क्स रख रहे हैं, और उसके बाद में हमको रिटर्न करना है, उसके बाद में हम लोग को आउटपुट मिलेगा समथिंग लाइक 95. So the point is we can directly access the private marks, but instead of that we can use a public access specifier to take it from the to make any changes inside the private, so that I can directly cannot change into the private access specifier, but I can do it with the public access specifier. This is the whole point of an access specifiers. Simple. इतना समझ लो, it's not a big deal. We'll further understand how these things work. Okay, this is what about a private access specifier. Now we'll learn what is a public access. Now we will learn what is a protected access specifier. देखो, okay, this is a private access specifier. There is another example of private access specifier which does not work. देखो, अभी क्लास हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्राइवेट, उसके बाद में इंट एज. देखो, इंट फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट लिख दिया, एस डॉट एज इज इक्वल्स टू 18 बोल के यहाँ पर मेंशन कर दिया हम लोगों ने. पर प्राइवेट में नहीं आएगा, ये काम नहीं करेगा इंट में, क्योंकि प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, हम लोग एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते. ईदर वी हैव टू मेक अनदर एक्सेस स्पेसिफायर कॉल्ड एज पब्लिक, and inside the public we can take it from private, then we can make changes as a keeping an object to the public, then we can execute it. समझ रहे हो? हम लोग इस वाले कोड में हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट वाले को. देखो, s डॉट एज इज इक्वल्स टू 18 हो गया, वी कांट जस्ट डायरेक्टली चेंज द प्राइवेट थिंग. देखो, अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे कि एग्जाम्पल कि कैसे प्राइवेट काम नहीं करता. देखो, यहाँ पर एरर आ गया, ऐसे एरर आ गया, राइट? क्योंकि ये पब्लिक के अंदर नहीं है, प्राइवेट के अंदर है एज. हम लोग पर फिर भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एज को 18 में रख दो, ऑब्जेक्ट एज को 18 बोल के रख दो, राइट? पर ये 18 एज तो हम लोग इसको 18 में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट के अंदर है. ठीक है, दिस इज व्हाट a private access specifier is. Alright, let's now understand what is a protected access specifier. Right, अभी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स ऐसे स्पेसिफायर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास और डिराइव्ड क्लास, विच मीन्स दैट पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, सिर्फ उन दोनों क्लासेस ही इस कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. हम लोग डायरेक्टली मेन को इस्तेमाल करके चेंजेस नहीं कर सकते. प्राइवेट में क्या होता था तो कि हम लोग यूज करते थे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स, विच इज नॉट एन एक्चुअल चाइल्ड एंड इनहेरिटिंग थिंग्स. सो बट प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि देखो, मैं पहले हम लोग एक कोड को नीचे से समझेंगे. क्लास पेरेंट हो गया, हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं नाम पेरेंट रख के, उसके बाद में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में इंट एज मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद में इसका एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम द पेरेंट. समझ रहे हो? चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस मैंने समझाया था ना, ऊप्स में वही इस्तेमाल हो रहा है. यहाँ पे क्लास को चाइल्ड नाम को दे रहा है, वो इनहेरिट कर रहा है पब्लिक पेरेंट को. समझ रहे हो? अभी ये पेरेंट क्या हो गया, पब्लिक हो गया. तो क्या हो गया इसके अंदर, अभी हम लोग क्लास के नीचे, चाइल्ड के नीचे क्या लिख रहे हैं, void set age is equals to 18, void show age, see out age which defines this. इसको see out करना है. सो इंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड वाले क्लास को ये कर रहे हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सेट एज, इसका मतलब ये सेट एज का सामने रख रहा है, विच इज मीन्स दैट एज इज इक्वल्स टू 18, विच इज एन इनहेरिटेंस ऑफ अ पेरेंट. सो ये एज यहाँ पर जाएगा बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली यहाँ पर जाएगा और एज इज इक्वल्स टू 18 में बदल जाएगा. सो सी आउट सो एज. सो अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वी आर गेटिंग आउटपुट एज 18. सिंपल, राइट? अभी एज इज इक्वल्स टू 18 हो गया. यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए थे. सो प्रोटेक्टेड में क्या होता है ना कि जब भी एक प्रोटेक्टेड कोड में से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो कैपेबल होता है सिर्फ और सिर्फ इसकी चाइल्ड क्लासेस से, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड all about access specifiers. Very, very simple. Try out a different types of codes. You will understand much more about this. So these are 3 chapters which is very important of C++, which is covered by this video. Further things will be covered in next video. To stay tuned. Bye.